Succession, we are discussing the succession, and now it is a very short and a revising video. And I made a title, a comprehensive introduction. A comprehensive introduction. Basically, ये वीडियो जो है आपको अगर एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, वेदर इट इज अ जुडिशियल एग्जाम और एनी अदर एग्जाम लाइक एपीओ, तो उसके लिए आपको जल्दी से रिवाइज हो सके, बेसिकली ये वीडियो उसके लिए बनाई गई थी। तो इसमें हमने डिस्कस किया है और कि सक्सेशन हिंदूज में कैसे होती है, और टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होती है, नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होती है, और आपके हियर्स कौन होते हैं, फर्स्ट क्लास कौन होता है, सेकंड क्लास कौन होता है, एग्नेट कौन होते हैं, कॉग्नेट कौन होते हैं। Then lots of things regarding the succession we have discussed, so that एक comprehensive सा है, शॉर्ट सी वीडियो है इसमें कि आपको जो सक्सेशन जो है हिंदुओं के बीच में उसके बारे में बताया गया है। नाउ इंट्रोडक्शन इसके लिए तो हम देखिए, जो देखिए हिंदूज का जो है फर्स्ट सक्सेशन, हिंदूज के लिए जो अगर कोई आप लोग अगर सपोज मान लीजिए कि कब से हिंदुओं का जो कानून है सक्सेशन के रिगार्डिंग वो कोडिफाई हुआ, तो वो जो हुआ था वो फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1956 में। और उस एक्ट का नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, ये जो एक्ट था ये रिलेट किससे करता था, रिलेटिंग टू द सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस एक्ट lays down a comprehensive and a uniform system which incorporate both succession and inheritance। मतलब ये जो है जो प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई या सक्सेशन होगी उसके बारे में ये कंप्लीट आपका आइडिया देता था। आइडिया नहीं मतलब लॉ इसमें बनाए गए। देयरफॉर दिस एक्ट कंबाइन जितने भी आपके सक्सेशन जो होती है अमंग द हिंदू उसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया। ठीक है, अब ये एप्लीकेबल किस पे होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एप्लीकेबल किस पे होगा। तो देखिए ये क्या बोलता है, जो सेक्शन 2 है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, ये बोलता है ये एक्ट किस पे अप्लाई होगा, ऐसा पर्सन जो हिंदू है बाय रिलीजन, ठीक है, या एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि कब आपकी फॉर्म और डेवलपमेंट में जो है आपका जो है हिंदू माना जाता है, इंक्लूडिंग वैश्य लिंगायत ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज के फॉलोअर जो हैं उनको भी हिंदू माना जाता है। ऐसे पर्सन जो कि बुद्धिस्ट को बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं ना, उन पे भी आपका क्या माना जाएगा, वो भी हिंदू माने जाएंगे। बेसिकली देखिए ये किस पे एप्लीकेबल है उसकी डेफिनेशन बताई जा रही है। उसके बाद आपका सिख, उन पे भी हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू है। जैन, उन पे भी हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू है। ठीक है, दो कंडीशंस आ गई जिन पे ये हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होता है। थर्ड, एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, और ऐसा आदमी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मुस्लिम नहीं है, ना तो वो क्रिश्चियन है, ना तो वो पारसी है, ना तो वो ज्यू है। ठीक है, उन सब पे भी क्या आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं माना जाता है। ठीक है, अनलेस इट इज प्रूव दैट सच पर्सन वुड नॉट बी गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ और कस्टम। ठीक है, दिस एक्ट आल्सो एक्सटेंड टू, ये जो एक्ट है आपका एप्लीकेबिलिटी किस किस कहाँ है इसकी, इंडिया में। देखिए सक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब सक्सेशन के लिए कोडिफाइड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे हिंदूज में जो है जनरली जो है हमारे जो बेसिक जो स्कूल है वो है मिताक्षरा और दयावाला। ठीक है, अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमें कोई ना कोई ऐसा लॉ चाहिए था जिससे कि आपका यूनिफॉर्मिटी आ सके किसमें, सक्सेशन में। ठीक है, तो उसी लिए जो है अमंग हिंदूज जो है आपका क्या किया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट को कोडिफाई करके हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को लाया गया। ठीक है, नौ, अब ये जितनी भी बात की हमने कि ये एप्लीकेबल किस किस पे है, पर देखिए जो हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके लिए संविधान में जो है कुछ स्पेशल राइट्स दे के रखे हुए हैं कि उनके जो अपने जो कानून है वो उन पे जो ट्राइब्स हैं उन पे अपने ही कानून जो है वो लॉ जो है उनके अपने ही जो कस्टम्स जो उनकी जो पुरानी कई सालों से चली आ रही है, कई 100 सालों से, उनके ऊपर वही एप्लीकेबल होती है।
तो आर्टिकल 366 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स covered under the meaning of Article 366 of the Constitution, unless otherwise directed by the central government by a notification in the official gazette। मतलब इतना सा बोल रहा है कि जो भी ट्राइब्स जो हैं वो 366 में अगर आपके आते हैं तो उनपे जो सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है ये अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, देखिए बात क्या हो रही है ना इसमें, देखो जो थर्ड कंडीशन थी, एनी अदर पर्सन हु इज, ना तो मुस्लिम है, ना तो क्रिश्चियन है, ना तो पारसी है, ना तो ज्यूस है, मतलब वो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है उनमें तो फॉल नहीं करता, पर इस पे भी फॉल नहीं करता, वो ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी, ना ज्यू है, तो उसको क्या माना जाएगा, उस पर भी जो है हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऊपर कंडीशनों में नहीं फॉल करता है बट वो शेड्यूल्ड ट्राइब है और 366 में जो है के अकॉर्डिंग जो है वो लिस्टेड है वहां पे, तो उस पे के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ऑफिशियल गजट में मतलब नोटिफाई करके ये बोल दिया कि हाँ ये एप्लीकेबल होगा उस कम्युनिटी के पर्सन, उस कम्युनिटी के पीपल्स पे, तो ये एप्लीकेबल होगा। नाउ who qualify as a Hindu, Jain or Buddhist? A legitimate or illegitimate child, most important thing, थाउजेंड ऑफ टाइम इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। A qualify as a Hindu, Sikh, Jain or Buddhist, a legitimate or a illegitimate child where both of his parents are either Hindu, Buddhist, Jain or Sikh। A legitimate or illegitimate child, चाहे आपका चाइल्ड लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, ठीक है, अगर उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं या सिख हैं, तो वो भी क्या माने जाएंगे आपके हिंदू, मतलब उनके ऊपर भी वो भी जो है क्वालिफाई क्या होंगे, आपके हिंदू होंगे। अगर दोनों पेरेंट्स सिख हैं, चाहे वो आपकी इलेजिटिमेट चाइल्ड हो तो भी वो सिख माना जाएगा, चाहे अगर वो जैन है दोनों पेरेंट्स तो भी वो जैन माना जाएगा, दोनों पेरेंट्स बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट माना जाएगा। A legitimate or illegitimate child, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain or a Sikh। सेकंड कंडीशन क्या है जो कि क्वालिफाई होते हैं किस चीज के लिए, हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट बनने के लिए, दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक हिंदू हो या सिख हो या जैन और बुद्धिस्ट हो, तो जो ताकि जो चाइल्ड आएगा तो वो चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, वो आपका हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट माना जाएगा। ठीक है, and is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parents belong। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या legitimate और illegitimate child on one of a whose parents is a Hindu, Jain or a Sikh and is brought up as a member of a tribe, community, group or family to which such parents belong। मतलब उसकी जो है परवरिश कैसी हुई है, उसी तरीके से हुई है जिस तरीके से जो उसके पेरेंट्स हैं। जैसे हिंदू है, ठीक है, एक आपका मान लिए कोई बच्चा है उसका एक पेरेंट्स आपका हिंदू है एक मुस्लिम है, मदर इज योर मुस्लिम एंड फादर इज हिंदू, इन दैट सर्कमस्टांस आप क्या मानोगे कि वो हिंदू होगा या नहीं होगा? तो उसमें आंसर क्या है आपका, वही उसी के बारे में बात है, उसकी ब्रिंगिंग कैसे हुई है, क्या उसको हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से डेवलप किया गया है, वो हिंदू जैसे हिंदू के देवी देवताओं की पूजा करता है, ठीक है, अगर वो करता है, उसकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है तो वो हिंदू माना जाएगा। अगर उस हिंदू तरीके से ना होके मुस्लिम तरीके से अपब्रिंगिंग हुई तो वो हिंदू नहीं माना जाएगा, ये बात बोलता है। ठीक है, नाउ एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट, अगर मान लीजिए कि कोई कन्वर्ट हुआ हिंदू को तो वो हिंदू माना जाएगा, या कोई कन्वर्ट मुस्लिम हुआ, मुस्लिम से फिर से वो रिकन्वर्ट हो गया हिंदू को, तो भी वो हिंदू माना जाएगा, सिख माना जाएगा, जैन माना जाएगा। ये तो थी आपकी तीन कंडीशनें, कौन जो है आपका हु इज क्वालिफाई एज अ हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। नाउ देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं
जिनको समझना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग द डीप स्टडी ऑफ द सक्सेशन एक्ट। इनमें से फर्स्ट आता है आपका एग्नेट। और ये एग्नेट आपका सेक्शन 3 सब सबसेक्शन 1 क्लोज ए में डिफाइन किया है। एग्नेट कौन होते हैं आपके? अ पर्सन इज सेड टू बी एन एग्नेट ऑफ अनदर इफ टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल। मतलब मैं, मेरा लड़का, मेरे लड़के का लड़का, ठीक है, तो हम क्या आ गए आपके, बाय ब्लड हम रिलेट हैं सारे के सारे, जो मेरे नीचे को जो हैं, तो हम क्या आ गए, एग्नेट आ गए। ठीक है। कॉग्नेट क्या हुए आपके? define a person to be a cognate of another if such person is related to the other by blood or through adoption but not wholly through male। मतलब बीच में फीमेल आ गई, जैसे मेरी लड़की, मेरी लड़की का लड़का, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हुए, कोग्नेट हुए। और ये आपका कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 3(1)(c). देखिए ये जो एग्नेट और कोग्नेट में सिंपल सा बात है, जो मेल जो लाइन चलती है आपकी, वो सारे आपके क्या आ गए, एग्नेट्स आ गए। और जो बीच में अगर कहीं पे फीमेल आ गया, जो फीमेल के थ्रू ट्रेस होते हैं, वो आपके क्या आ गए, कोग्नेट आ गए। ठीक है। देखिए these are the actually these are the very concise classes, very comprehensive classes, just to give the idea, ठीक है, like a crash course, nothing else। if because these are the topics which needs so many मतलब around very uh, uh, let me tell you कि वो बहुत अच्छा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्लियर हो सकते हो। अगर आपको समझ आता है तो गुड, अगर नहीं आता है तो यू कैन ask me or you can message me or you can join our regular crash course। Now this is the cognate। now here कौन हुए, according to the section 3(1)(f), here is any male or a female person who is entitled to receive the property of the interstate। interstate क्या होता है? first of all you have to know what is interstate। interstate, a person is deemed to die interstate in respect of a property of which he or she has not testamentary disposition of the capable of taking effect। देखिए प्रॉपर्टी की, जब भी कोई प्रॉपर्टी, कोई आदमी डेथ होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी दो तरीके से आपकी आगे चलती है। फर्स्ट, अगर उसने कोई टेस्टामेंट किया, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट तैयार किया हुआ है। टेस्टामेंट्री मतलब मीनिंग क्या हुआ आपका, जैसे आपने कोई बिल कर दी है किसी को, ठीक है, या मरने से पहले गिफ्ट कर दिया प्रॉपर्टी को, मतलब कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट उसने बना के रखा हुआ है, तो दैट इज योर टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री का मतलब आपने उस प्रॉपर्टी को, जो आपकी प्रॉपर्टी थी, आपने उसको पहले ही किसी के नाम कर दिया है। ठीक है। मतलब कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया है जिससे कि वो प्रॉपर्टी जो है आगे कैरी आउट होगी। बट इन केस ऑफ इंटरस्टेट क्या होता है, पर्सन ने जो है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया होता, मतलब उसने टेस्टामेंट्री जो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो नहीं की होती है। ठीक है, तो वो टेस्टामेंट्री होती है। तो अभी हम हियर की बात क्या कर रहे थे, हियर वो होते हैं अगर प्रॉपर्टी आपकी इंटरस्टेट जो है रह गई है, इंटरस्टेट सक्सेशन हो रही है। इंटरस्टेट सक्सेशन का क्या मीनिंग है, मतलब प्रॉपर्टी जो है किसको जाएगी, हियर्स को जाएगी। मतलब उसने कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया हुआ है, टेस्टामेंट्री सक्सेशन नहीं हो रही है, तो आपकी इंटरस्टेट सक्सेशन हो रही है, तो वो प्रॉपर्टी जिनको जाएगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, वो आप सारे के सारे क्या माने जाते हैं, हियर माने जाते हैं। जैसे मैं हूं, मेरे जो बच्चे होंगे, वेदर शी इज अ डॉटर, वेदर ही इज अ सन, देन दे आर हियर्स टू मी, legal heirs to me। Now this is the very important thing, full blood and half blood and a uterine blood। full blood की देखिए, two person are said to be related to each other by full blood when they are a descendant from a common ancestor by the same wife। ठीक है, मतलब two person are said to be related to each other, मैं और मेरा भाई, ठीक है, हम दोनों का क्या, फादर भी एक, मदर भी एक, तो क्या हुआ, हम जो हैं ब्लड क्या के, हम फुल ब्लड वाले। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे
फादर तो सेम, मान लीजिए मान लीजिए कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका, अभी हम हाफ ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। हाफ ब्लड आपका कौन सा आ गया? व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब फादर सेम बट जो मदर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो वो आपस में क्या रिलेट हुए? हाफ ब्लड। उनका आपस में क्या रिलेशन आ गया? हाफ ब्लड वाला। कैसे? फादर सेम बट मदर्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट आ गई, ठीक है। नाउ थर्ड आता है आपका यूट्रिन ब्रदर, यूट्रिन ब्लड। यूट्रिन ब्लड का रिलेशन कैसे आता है? यूट्रिन ब्लड का रिलेशन कैसे आता है? अगर आपका फादर डिफरेंट हो और मदर सेम हो। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसने पहले, मान लीजिए कोई लेडी ए है, उसने पहले बी से शादी की, वहां पे उसका एक सन हुआ, फिर उसने सी से शादी की, वहां से उसका सन कोई और हुआ। मतलब जो शादियां की उसने, दोनों में एक एक बच्चा हुआ, तो दोनों का आपस में क्या बनेगा? कौन सा रिलेशन आएगा? यूट्रिन ब्लड का रिलेशन आएगा, ठीक है। हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, एंड नाउ इंटरस्टेट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंटरस्टेट का सिंपल सा मीनिंग है, इंटरस्टेट आपका तब माना जाता है जब आपकी प्रॉपर्टी क्या हो? आपने जो है किसी बिल के थ्रू डिस्पोजिशन, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आपने प्रॉपर्टी को डि, डि, अ, कोई भी अपने जो कोई अपनी जो प्रॉपर्टी है आपकी, आपने उसको क्या किया हुआ है? डिस्पोज ऑफ नहीं किया हुआ है। किससे? थ्रू कोई भी, जो आदमी मर चुका है, ठीक है। बात यहाँ पे क्या आती है? जो आदमी मर चुका है, अगर वो मर चुका है और उसने कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं बनाया जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट लाया जाएगा, तो वो क्या मानी जाएगी? इंटरस्टेट माना जाएगा, और उसमें जो सक्सेशन होगी वो होगी इंटरस्टेट सक्सेशन। नाउ अब ये कौन सी प्रॉपर्टी में जो है आपका ये अप्लाई होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो है इस सेक्शन की जो है, इस एक्ट की जो है एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि कौन सी प्रॉपर्टीज में जो है आपका हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा। देखिए, सेक्शन 5 ने बिल्कुल क्लियरली बता के रखा हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी हुज सक्सेशन कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 by reason of the provision under section 21 of the special marriage act 1954. Section 21 of the special marriage act state that succession to the property of any person whose marriage is solemnized under this act and the property of the issue of such marriage shall be governed by the special marriage act. देखिए, सिंपल सी बात बोलता है, अगर कभी भी कोई भी शादी, अगर कोई हिंदू है जिसपे ये, हिंदू होते हुए भी उसने क्या किया, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसपे ये हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल है, अगर उसने स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी की, तो आपका क्या, उस पे जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है लागू होगा, ठीक है। अब इंडियन सक्सेशन एक्ट अगर जब लागू होगा, तो उस पे क्या होगा? हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। इतनी सी बात बोल रहा है, ठीक है, कि अगर कभी भी अगर आपकी मैरिज जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई, तो आप पे जो है क्या होगा? हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा। सिंपल सी बात बोल रहा है, ठीक है। एंड दूसरी बात, any state or property which goes to the single heir through the terms of any agreement or a covenant formed between the rule of a Indian state and a government, or through any enactment formed in the past before the commencement of this act, और ये आपकी छोटी सी बात, इसको ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट सिर्फ आपको इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। अगर देखिए, कई बार जल्दी जल्दी में लोग जो है हिंदू सक्सेशन, सॉरी इंडियन सक्सेशन, सॉरी इन स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी कर लेते हैं, बट दे डोंट नो कि उनकी जो प्रॉपर्टी जो है उस मैरिज के बाद जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिवाइड, हिंदू सक्सेशन के हिसाब से नहीं चलती है, बल्कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से चलती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
कब लागू नहीं होता है, कभी भी उस उन हिंदूज की प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होगा जिनकी जो प्रॉपर्टी है क्या, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिनकी शादी जो है इंडियन सॉरी स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई है। सिंपल क्या बोल रहा है, अगर किसी भी हिंदू की मैरिज जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई तो आपका सेक्शन 21 बोलता है उस पे कौन सा सक्सेशन लगेगी, इंडियन सक्सेशन एक्ट का प्रोविजन चलेंगे, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है। नौ, सक्सेशन कितनी टाइप्स की होती है, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू टेस्टामेंट्री सक्सेशन और इंटरस्टेट सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन कौन सी हुई, व्हेन द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय द टेस्टामेंट और अ बिल, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा तैयार करके रखा जिससे कि प्रॉपर्टी की डिस्पोजिशन हो, इट इज रेफर्ड टू एज अ टेस्टामेंट्री सक्सेशन। ठीक है, अंडर हिंदू लॉ हिंदू मेल और फीमेल कैन मेक द बिल ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब आपने कभी किसी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वसीयत कर दी, including that a share is the undivided Mitaksha compulsory property in favor of anyone. We have already discussed in a very detailed manner कि आपकी जो ancestral property हो आप उसकी भी चाहे वो undivided हो, you are the co-partner, उस प्रॉपर्टी में आप को-पार्टनर हो। अगर आपको ये नहीं पता को-पार्टनर क्या है तो आप वीडियो देख सकते हो, बहुत डिटेल से को-पार्टनरी प्रॉपर्टी और हु कैन बी को-पार्टनर उसके बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आपने मतलब आप जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में को-पार्टनर हो और आप को-पार्टनर रहते हुए भी इवन दो पार्टीशन नहीं हुआ है तो भी आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी की बिल कर सकते हो, मतलब आप टेस्टामेंट्री सक्सेशन करवा सकते हो उसमें। दिस शुड बी अ वैलिड एंड लीगली एनफोर्सेबल, द डिस्ट्रीब्यूशन बिल बी अंडर द प्रोविजन ऑफ द बिल। ठीक है, तो आपके मरने के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो किस तरह से होगी, वो बिल के हिसाब से होगी। ठीक है, एंड नॉट थ्रू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ना कि इनहेरिटेंस के थ्रू होगी। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बेसिकली आप सिर्फ इतना अपने माइंड में रखिए टेस्टामेंट्री के लिए कि कोई भी बिल तैयार नहीं है, कोई भी आपका टेस्टामेंट नहीं बना हुआ है जिससे कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज ऑफ होगी, मतलब आगे इनहेरिट होगी। ठीक है, नाउ अब मान लीजिए आपने बिल बनाई थी पर वो बिल जो है क्या हो गया, उस बिल वो जो है आपकी कोर्ट ने वैलिड डिक्लेयर नहीं करवाई। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपका इनहेरिटेंस के थ्रू चलेगा, आपके जो इनहेरिटेंस का लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नाउ इंटरस्टेट सक्सेशन क्या हुई, interstate has already been defined above as someone who dies leaving behind no instrument, ठीक है, no will or any testament, मतलब ऐसा कोई अगर मान लीजिए कोई आदमी ए है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसने ना तो बिल की थी ना ही कोई टेस्टामेंट बनाया था कि मेरी प्रॉपर्टी इस तरीके से आगे इनहेरिट होनी चाहिए। इन दैट सर्कमस्टांस आपकी सक्सेशन क्या होगी, इन तो आपके ऊपर जो क्या होगा, आपका इंटरस्टेट सक्सेशन के जो लॉ हैं वो एप्लीकेबल होंगे। सिंपल सी बात। और देखिए डिफरेंस कहाँ आता है, मेन जो डिफरेंस है आपका, जिसको आप बोल सकते हो की डिफरेंस क्या है आपका टेस्टामेंट्री सक्सेशन और इंटरस्टेट सक्सेशन में। देखिए मैं आपको बहुत एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसके 4 बेटे हैं, ठीक है, और एक बेटी है। अब क्या हुआ, जब वो ओल्ड एज हुआ, ओल्ड एज होने से क्या हुआ कि उसकी कोई देख रेख नहीं करने लगा, फिर उसकी बेटी उसको अपने साथ ले गई, ठीक है, और उसकी टेक केयर की, उसको कई जब तक वो जीवित रहा उसकी पूरी क्या की, सेवा की और उसको बहुत अच्छे से सम्मान के साथ रखा। उसने क्या किया, एक टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बना दिया, बिल, ठीक है, बिल बना दी और क्या हुआ, उस बिल में सारी अपनी जितनी प्रॉपर्टी थी वो किसके नाम कर दी, अपनी बेटी के नाम। तो जैसे ही उसकी डेथ हुई तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी उस सबका मालिक कौन हो जाएगा, उसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए उसके बेटे ने क्या किया, उनके बेटे ने क्या किया कि मान लीजिए, ठीक है, वो उसको लेगी, मान लीजिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं,
तो फिर क्या होना था आपका, फिर वो प्रॉपर्टी जो है आपकी, जितने उसके आगे को क्या लीगल हायर होते, लीगल हेयर्स, 4 बेटे और एक वाइफ, और साथ में कौन, डॉटर, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आप एग्जांपल, मतलब वाइफ आ गई आपकी, बेटे आ गए, बेटी आ गई, वो उन सब में डिवाइड होती है। तो वो क्या आता आपका, वो दैट इज योर इंटरस्टेट सक्सेशन। पर अगर आपकी टेस्टामेंटरी सक्सेशन हुई होती, तो जिसको उसने बोला, जैसे डॉटर को बोला कि माई प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिट ओनली बाय माई डॉटर, ठीक है, तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी किसको जाती, डॉटर को जाती। ये आपका की डिफरेंस है। टेस्टामेंटरी सक्सेशन में प्रॉपर्टी जो है आपकी सिर्फ उसी को जाती है जिसको जो है आपका टेस्टेटर बोलता है, जिसकी जो टेस्टेटर की जो लास्ट इच्छा होती है उसको माना जाता है। बट इंटरस्टेट सक्सेशन में, इंटरस्टेट सक्सेशन में प्रॉपर्टी आपकी कैसे होती है, जो लीगल हेयर्स होते हैं उन सब में डिवाइड होती है, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आपको अपने दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टामेंटरी सक्सेशन में क्या फर्क है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंटरस्टेट सक्सेशन होगी तो आपकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है, जितने लीगल ईयर है सबको जाती है। टेस्टामेंटरी सक्सेशन होगी तो उसकी मर्जी है, वो अपने 2 बेटों को दे, 3 बेटों को दे, या एक ही बेटे को दे, या एक ही अपनी वाइफ को दे दे, या किसी को एक को दे दे, ठीक है। दिस इज द की डिफरेंस। नो, रूल फॉर ओनरशिप ऑफ द केस। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेल्स की सक्सेशन कैसे होती है। देखिए, जनरली कोई भी अगर पर्सन है, कोई भी है, तो आपका वो या मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो मेल की सक्सेशन अलग होती है और फीमेल की सक्सेशन अलग तरीके से होती है, ठीक है। क्योंकि मेल की जो प्रॉपर्टी है, मेल की जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो सिर्फ उसके फादर से आएगी या वो सेल्फ एक्वायर्ड होगी। बट फीमेल की प्रॉपर्टी जो है आपकी, फीमेल की मदर, हस्बैंड और उसकी सेल्फ एक्वायर्ड, इन सभी चैनल से आती है, तो इसलिए ये डिफरेंट है, ठीक है। नाउ जो सेक्शन 8 है आपका सक्सेशन एक्ट का, वो बोलता है, lists down the general rule of for the succession in the case male. Section 8 applies in cases where a succession open after the commencement of the act, ठीक है। It is not necessary that the death of the male Hindu whose property has to be devolved by inheritance should take place after the commencement of this act. For example, if father during his lifetime settle his property in favor of his wife, and after the death of his wife wishes that it should pass to his daughter, and the daughter dies after the commencement of this act, then the succession will open and the property would devolve according to the section 8. ये क्या बोलता है कि सेक्शन 8 lays down general rule of the succession in the case of a males, ठीक है। applies in case where succession open after the commencement of this act, मतलब किसी भी आदमी की अगर डेथ इस एक्ट के आने के बाद, किसी भी आदमी, किसी भी मेल की डेथ जो है अगर इस एक्ट के आने के बाद होती है, ठीक है, और उसने कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, कोई भी टेस्टामेंट नहीं की हुई है, ठीक है, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी जो है सक्सेशन के लिए ओपन हो जाएगी। मतलब प्रॉपर्टी कहां जाएगी आपकी, जो उसके लीगल ईयर है उनमें डिवाइड हो जाएगी। नाउ अब कितने टाइप के लीगल ईयर होते हैं, कौन कौन लीगल ईयर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अ ईयर। जनरली देखिए कैटेगरी आपकी बना के रखी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ अ ईयर। देखिए क्लास 1 ईयर आते हैं, क्लास 2 लीगल ईयर आते हैं, फिर क्लास 3 में आपके एग्नेट आ जाते हैं, और क्लास 4 में आपके कॉग्नेट आ जाते हैं। एग्नेट्स कौन हुए, एग्नेट जो कि मेल आपका थ्रू द चैनल ऑफ द मेन लाइन से आपके होते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स जो भी आपके। और कॉग्नेट कौन हुए, जो कि फीमेल लाइन से आपके चलते हैं, ठीक है। नाउ अब क्लास 1 हियर कौन कौन आते हैं, किसी भी
तो देखिए क्लास 1 हेयर में कौन कौन आता है आपका, सन, ठीक है। सबसे पहले आप मदर ले लीजिए, विडो, उसकी वाइफ, ठीक है, किसकी, डिसीज पर्सन की। उसके बाद आ गया आपका सन, डॉटर, ठीक है, सन का सन, सन सन सन्स, ठीक है। देखिए ये क्यों है, बेसिकली सन्स सन्स सन्स, फिर उसके बाद सन सन्स डॉटर, फिर उसके बाद सन सन्स वाइफ, सन्स डॉटर, ठीक है। नाउ डॉटर की तरफ से डॉटर सन, डॉटर्स डॉटर, इस तरह की अगर आप इसका मैप बना के चलेंगे तो आई थिंक आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखिए सबसे पहले डिसीज पर्सन ले लीजिए, डिसीज पर्सन के बाद आप ले लीजिए उसकी मदर को, वाइफ को, और सन को, और डॉटर को, चार ये हो गए। फिर सन, फिर सन का आगे सन सन ले लीजिए, और उसी सन की डॉटर ले लीजिए, उसी सन सन का सन ले लीजिए, और उसी सन सन की डॉटर ले लीजिए। फिर सन की वाइफ ले लीजिए, फिर इस सन की वाइफ ले लीजिए, ऐसे फिर सन सन्स वाइफ ले लीजिए, फिर डॉटर सन, डॉटर्स डॉटर, ठीक है। नौ, क्या हुआ था 2005 के बाद अमेंडमेंट हुई थी जिसमें जो है डॉटर्स को क्या बना दिया, कोपार्शनर बना दिया। कोपार्शनर बनाने से क्या रिजल्ट आया आपका, कोपार्शनर बनाने से आपका जो सन, सन डॉटर, मतलब जो डिसीज्ड पर्सन है उसके सन की जो लड़की है उसकी लड़की भी जो क्या बन गई आपकी, नहीं आपकी लीगल हेयर बन गई, ठीक है। और डॉटर्स, डॉटर्स सन्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर सन, और डॉटर्स डॉटर्स डॉटर भी आपके क्या बन गए, एब्सोल्यूट ऑनर बन गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, विडो, विडो विडो आ गई आपकी, मदर आ गई, सन डॉटर, सन डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन, सन डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर। प्री डिसीज का क्या मतलब है आपका, कि डेथ हो चुकी है आपकी, किसकी, उससे पिछले वाली की जो है, ठीक है। विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, आप किसी भी आदमी को ले लीजिए, उसकी मदर होगी, ठीक है, उसकी वाइफ होगी, ठीक है, वो विडो मानी जाएगी, ठीक है। उसके मान लीजिए दो बच्चे ले लो, सन और डॉटर ले लीजिए। फिर उसके बाद क्या लेना आपको, सन डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लेना आपको, सन डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, फिर उसके बाद डॉटर आ गई उनकी। फिर क्या, फिर आपने क्या लेना, विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन, 6 नंबर। फिर आपने क्या लेना है, सन डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, पड़पोता, ठीक है। फिर आ गया आपका विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, फिर उसके बाद सन ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, ठीक है। 10th आ गई आपकी डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, और 11th आ गया आपका डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ अ प्री डिसीज। देखिए माय, लेट मी टेल यू, दीज आर अ वेरी इजी थिंग, बट 12th लास्ट आपका डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन, ये बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। बेसिकली मैंने ये डाउनलोड करके रखी हुई है, एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट है, उनकी क्लासेस भी होती है, उनसे उनकी है ये, बेसिकली ये उनकी क्रिएटिविटी है। उन्होंने बहुत अच्छे से ये देखिए चार्ट बना के रखा हुआ है। तो इस चार्ट को आप कुछ नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार जब खुद जो है रिटन प्रैक्टिस करोगे, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब तक आप जो है किसी भी चीज की रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल नेवर एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। बिकॉज जो मेन एग्जाम होता है आपका प्री के बाद, उसके लिए आपको बहुत ही जबरदस्त तैयारी करनी पड़ती है। आपके पास नॉलेज होगा, बहुत अच्छी बात है, यू हैव अ वेरी गुड कमांड इन लैंग्वेज, वेरी गुड, बट अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी तो सब कुछ आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए ट्राई टू राइट एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से आ गए आपके, विडो आ गई, मदर आ गई, सन और डॉटर आ गए, फिर उसके बाद सन और डॉटर के प्री डिसीज सन, सन और डॉटर का प्री डिसीज डॉटर, ठीक है। फिर विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन, ठीक है।
6 नंबर। फिर उसके बाद आ गया आपका सन और डॉटर के आपके प्रीडिसीज सन ऑफ प्रीडिसीज सन, ठीक है, मतलब एस 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 और एस एस डी, ठीक है। 8th आ गया आपका विडो ऑफ प्रीडिसीज विडो ऑफ प्रीडिसीज सन और प्रीडिसीज सन्स ऑफ प्रीडिसीज सन, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज्ड डॉटर। ये कब बने एक्चुअली, ये जो आपकी 2005 की अमेंडमेंट हुई उसके बाद ये आपके सेकंड क्लास लीगल ईयर होते थे, बट ये आपके फर्स्ट क्लास में आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका डॉटर डॉटर ऑफ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ प्रीडिसीज डॉटर, ये लास्ट की जो है आपकी डॉटर्स की उसमें आ गया, ठीक है। और 11th एंड द लास्ट डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, DSD। आप इसको रिटर्न प्रैक्टिस करिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मैं इसको खुद आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि बहुत इजीली समझा के रखा हुआ है। देखिए ये आगे आपका वी हैव डिस्कस ऑल दी सन डॉटर विडो मदर सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन। इस तरह पढ़ना बहुत टफ है, मैप बनाइए, यू विल नेवर फॉरगेट योर होल लाइफ। देखिए ये जो फर्स्ट क्लास लीगल ईयर है ये तो थी कौन कौन है, अब ये इनहेरिट कैसे करते हैं। ये जो फर्स्ट क्लास लीगल जो ईयर है आपके ऑल ऑफ देम विल इनहेरिट साइमल्टेनियसली एंड इवन इफ any of them is a present then the property will not go to the class second year, ठीक है। इनमें से कोई अगर एक भी जिंदा ईयर मिल गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, उसी ईयर को चली जाएगी। all class 1 here have a absolute right in the property and the share of a class 1 here in a separate and no person can claim a right by birth in this inherited property, ठीक है। a class 1 here cannot be divested of his oblique her property even by remarriage or conversion, ठीक है। देखिए बात क्या थी 2005 तक तो सारे आपके जो फर्स्ट ईयर थे कंसिस्टेंट 12 आते थे आपके, ठीक है। 8 of which are a female and 4 were male, but 2005 के बाद क्या बात आ गई, 4 नए ईयर आ गए, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर 4 नए ईयर आ गए। नाउ वी विल ऑब्जर्व as a son, mother, daughter or a widow and what kind of a interest they have in a property son। अब देखिए सन में कौन कौन इंक्लूड होगा, चाहे वो नेचुरल सन होगा या अडॉप्टेड सन होगा, वो दोनों के दोनों आपके इक्वल राइट सन बट डज नॉट इंक्लूड अ बट स्टेप सन और इलेजिटिमेट सन को इंक्लूड यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। किसमें, इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी में। डॉटर्स, द टर्म डॉटर बेसिकली देखिए सेक्शन 16 जो है वो बात कुछ और करता है, वो अगर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें तो इलेजिटिमेट चाइल्ड के भी राइट्स बनते हैं, ठीक है, वो अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। डॉटर, डॉटर इंक्लूड्स नेचुरल हो या अडॉप्टेड हो, ठीक है, बट स्टेप डॉटर और इलेजिटिमेट डॉटर को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। द डॉटर ऑफ अ वाइड और अवॉइडेबल मैरिज annulled by the court would be a legitimate daughter and thus would be eligible to inherit the father properties the daughter of the marital state। देखो ये सेक्शन 16 की एप्लीकेबिलिटी है ये, ठीक है। नाउ सन डॉटर हमने डिस्कस कर लिया। नाउ विडो, विडो की सक्सेशन कुछ सॉरी विडो की इनहेरिटेंस जो है थोड़ी अलग होती है जब आपकी मोर देन वन विडो हो जाती है। तो विडो गेट्स शेयर इक्वल टू द सन, जितना सन को जाएगा उतना ही शेयर आपके विडो को जाएगा, ठीक है। इफ अगर वहां पे एक से ज्यादा विडो है तो उन सबको क्या होगा, जितनी विडो, मान लीजिए कि एक आदमी की 3 विडो है तो उन सबको, जैसे मान लीजिए कि 5 लीगल हेयर थे, लीगल हेयर है, ठीक है, उनमें से जैसे मान लीजिए 4 लड़के, 3 लड़के हैं, 1 लड़की है और एक जो शेयर है आपका जो उसकी 3 विडोज हैं वो उनका है, ठीक है। तो उन सबको कितना जाएगा,
जैसे 4 लड़के टोटल मिला के वो कितने मान लीजिए, तीनों को 1 यूनिट मान लीजिए आप, तो 5 आ गया, तो 1/5 1/5 सब पे डिवाइड होगा। पर जब वो 3 बिटोस की बात आ गई तो 1/5 का 1/3 जो है 1/15 1/15 1/15 जो है वो सब पे डिवाइड होगा। ठीक है। नाउ क्लास 2 हियर में कौन आता है आपका, फादर आ गए, सन्स डॉटर, सन आ गया, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर सिस्टर। बेसिकली नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट व्हाट यू विल डू, जस्ट रिटन डाउन, तो ही आपको याद होगा। ठीक है। ब्रदर सिस्टर ये सारे के सारे आपके सेकंड क्लास लीगल ईयर आते हैं। ठीक है। इफ नो वन फ्रॉम द क्लास 1 हियर, किसी ने भी अगर जो है क्लास 1 हियर अगर आपका नहीं मिलता है, किसी ने प्रॉपर्टी नहीं ली, मतलब वो है ही नहीं, तो आपका क्या बोलेंगे, वो प्रॉपर्टी जो है किसको कौन इनहेरिट करता है, फिर आपका क्लास 2 हियर इनहेरिट करता है। सिमिलरली class 3 and class 4 are there, the property would only go to them if no one from the class 2 present. अगर class 2 year में कोई नहीं बचता है तो आपका कौन आ जाता है, आपका class 3 और फिर class 4 आ जाता है। क्लास 3 में कौन आते हैं आपके, क्लास 3 में आपके जितने एग्नेट्स आएंगे जो कि ऊपर फर्स्ट और 2 में आपके नहीं आते हैं, फर्स्ट फर्स्ट क्लास लीगल ईयर में नहीं आते हैं, तो वो थर्ड में, the consist of agnates were deceased, class 3 years only inherit the property when none of the earlier classes get the property. ठीक है। an agnate is a person जो कि आपका who is related to the interstate only through the male relative. ठीक है। an agnate can be a female or a male or a female. Rule of the preference among the agnate. Each generation is referred to as a degree. द फर्स्ट डिग्री इज इंटरस्टेट, मतलब जैसे कि कोई मान लीजिए मैं हूं, कोई मेरा चाचा ले लीजिए, कोई भी इस तरीके से रिलेशन ले लीजिए, तो उनको एक एक डिग्री का जो है वो देखा जाता है। डिग्री ऑफ असेंट मीन एंसेस्ट्रल और अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसेंट मीन्स इन द डिसेंडेंट और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। Where an agnet has a both ascent and a descent degree, each has to be considered separately. An agnet having descent degree will be preferred over the one having ascent degree. मतलब जिसके जितने कम होगा वो जो है उतना क्लोज आएगा आपका किसके प्रॉपर्टी के। When two agnets have ascent and descent degree, the one having lesser number of ascent degree will be preferred. ठीक है। सिंपल सी बात है। क्लास 4 ईयर में आपके आगे कॉग्नेट। A cognate is a someone who was related to the intestate through mixed relative in term of a sex. For example, intestate paternal aunt son, मामा का लड़का, सॉरी हाँ, paternal aunt son मतलब मामी का लड़का is his cognate, but his paternal uncle's daughter will be an agnate. Therefore, to sum up, it can be said that the property of the Hindu male devolve in the following manner. फर्स्ट क्लास जाती है, फिर सेकंड क्लास में जाती है, फिर कॉग्नेट में जाती है और फिर एग्नेट में चली जाती है। ठीक है। नाउ सेक्शन 14 जो है आपका रूल ऑफ द ओनरशिप ऑफ द केस ऑफ द फीमेल्स के बारे में बात करता है कि फीमेल्स की जो है आपकी किस तरीके से आपकी सक्सेशन चलती है। देखिए, जब तक आपका 1956 का कानून नहीं आया था, लॉ नहीं आया था, तब तक जो है बहुत सारी जो वीमेंस के पास जो प्रॉपर्टी होती थी जनरली बहुत कम चांसेस होते थे कि वो एब्सोल्यूट ओनर मानी जाती थी, क्योंकि वो या तो लिमिटेड ओनर होती थी या तो उनके ऊपर कोई ना कोई राइडर रहता था उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। बट 1956 के आने के बाद सेक्शन 14 जो है सक्सेशन एक्ट का स्टेट बाय टेल्स कि एनी कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर वीमेन उसकी ओनरशिप आती है तो वो उसको एब्सोल्युटली ऑन करेगी, मतलब वो लिमिटेड ओनर नहीं रहेगी। जो द लिमिटेड ओनर का जो स्टेटस था उसको टोटली एबोलिश कर दिया 1956 में। बट 2005 में एक और बात आई कि जो डॉटर्स हैं वो भी क्या होंगी, वो भी को पार्टनर बनेगी, किसमें, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। बेसिकली इन लॉज आने के बाद जो विमेंस की जो स्टेटस है सोसाइटी में वो बहुत अपलिफ्ट हुआ और इसी वजह से जो है इनको लाया भी गया। ठीक है, क्या मैंने बोली दो चीजें। फर्स्ट थिंग, एब्सोल्यूट ऑनर कब बनाया गया विमेंस को? 1956 के बाद। जो स्टेटस था लिमिटेड ऑनर का उसको एबॉलिश कर दिया गया और फादर की एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होगी, जॉइंट हिंदू फैमिली जो प्रॉपर्टी होगी, उसमें डॉटर्स को भी जो है पार्टनर बना दिया गया आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005। ठीक है, तो अब देखिए ये तो बात आ गई एब्सोल्यूट ऑनरशिप की। ठीक है, अब जो विमेंस की जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कैसे, वो डिवॉल्व कैसे होगी? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो विमेंस की प्रॉपर्टी बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही टेक्निकल है, क्योंकि विमेंस के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी बहुत मेल से बहुत डिफरेंटली सक्सीड होती है। जो भी प्रॉपर्टी विमेंस के पास है फर्स्टली थ्रू द सन एंड डॉटर्स, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है जो उसके बच्चे होंगे वो उनको जाती है। ठीक है, which would also include the children of a predeceased son or a predeceased daughter, मतलब उसके पोतों को भी जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए और साथ में हस्बैंड, कौन कौन से आ गए आपके? सन, डॉटर, predeceased सन, predeceased डॉटर और कौन आ गया आपका? हस्बैंड। दिस इज द फर्स्ट क्लास लीगल हियर, फर्स्ट एंट्री मान लीजिए। सेकंड एंट्री में कौन आ गया आपका? हस्बैंड के हियर आ गए। थर्ड एंट्री में कौन आ गए? फादर और मदर। ठीक है, फोर्थ एंट्री में कौन आ गए? फादर के हियर। फिफ्थ एंट्री में कौन आ गए? मदर के हियर। ये तो थी सिंपल सी बात। टेक्निकलिटी कहां से आती है? यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी फीमेल के पास अगर, देखिए इफ द केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी बीइंग इनहेरिटेड बाय फीमेल हिंदू बाय हर फादर और मदर, अगर फादर और मदर से आती है तो वो प्रॉपर्टी सबसे पहले कहां जाएगी? फीमेल के डेथ होने के बाद सन और डॉटर, और सन और डॉटर के बाद वो कहां चली जाएगी? सन और डॉटर ऑफ द डिसीज्ड इंक्लूडिंग चाइल्ड ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन और डॉटर। अगर वहां नहीं जाती तो वो सीधे कहां चली जाती है? सेल डिवॉल्व इन द फेवर ऑफ द हियर ऑफ द फादर। ये देखिए बहुत बड़ा लूप होल है। मान लीजिए कि फादर जिंदा हो तो उसी की प्रॉपर्टी जो उसने अपनी बेटी को दो उसको नहीं जाएगी बल्कि वो उसके हियर को चली जाएगी। दीज आर द सम टेक्निकलिटी लूप। नाउ अगर कोई प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू की वो उसने अपने हस्बैंड से इनहेरिट की होगी या फादर इन लॉ से इनहेरिट की होगी तो उसकी प्रॉपर्टी पहले कहां जाएगी? आपकी सन, डॉटर। ठीक है, और सन और डॉटर के बाद आपकी इट शैल डिवॉल्व इन फेवर ऑफ द हियर ऑफ द हस्बैंड, जो आपके हस्बैंड के हियर होंगे उनमें डिवॉल्व होगी। बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया, बट इवन दो देयर इज सम लूप होल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट। कंक्लूजन सिर्फ इतना सा बनता है कि दिस आर्टिकल एक्सप्लोर्ड सम बेसिक टर्म डेफिनेशन used in the section language. There are 4 classes here. We have discussed already कि कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। फर्स्ट क्लास लीगल ईयर, सेकंड क्लास लीगल ईयर, then agnet, then cognate. We have very detailed discussed. This is all in a very detailed manner. And even though अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। डेफिनेटली आई विल answer your question and try to make that topic in any other easy language जिससे कि आपको समझ आए। थैंक यू।